बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं लैला निसार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 6 सितंबर यानी कि यौम दिफा का दिन है। 6 सितंबर पाकिस्तान की एक अहम तारीख है और आज उसी मुनासिबत से हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1965 की जंग किसको याद नहीं है। 1965 के दिन किस तरह से पाक फौज ने बल्कि मुसल्लह अफवाज ने कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और आज आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ क्या था एक्चुअली। तो हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं और मेहमानों का तारुफ कराने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो हम आज़ाद फ़िज़ाओं में खुली सांस लेते हैं, इसके हर एक झोंके में उन शहदा की लहू की खुशबू ज़रूर मौजूद है। तो मेहमानों का तारुफ कराती चलूँगी और आपको बताएंगे कि 1965 की जो जंग है आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और ये जो यौम दिफा हम मनाते हैं मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की याद में, इसके पीछे क्या सबब है, क्या वजह है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद जमील साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे, पहले तो हम उनका तारुफ उनके ज़बानी आपको सुनवाएंगे कि कितना तजुर्बा है उनका और किस तरह से उन्होंने अपना वक्त गुजारा, अपनी सर्विसेज दी और उसके बाद आपको बताएंगे कि 1965 की जंग में क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो पहले तो सर आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए। आप प्रोग्राम से पहले हमें बता रहे थे कि 32-33 साल का एक्सपीरियंस है आपको, विच इज़ ह्यूज। तो किस तरह आपने अपनी सर्विसेज सरअंजाम दी वहाँ पे और फिर हम 1965 वाले सवाल पे आएंगे। जी, थैंक यू लाला फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वंडरफुल प्रोग्राम ऑफ वॉइस ऑफ नेशन। तो मैं बता रहा था कि आपने कहा कि आपने पाकिस्तान आर्मी में 32 साल कैसे गुजारे और आगाज़ कैसे किया। तो 1981 की बात है, 1981 में मैंने फ़ौज ज्वाइन की, 4 साल की ट्रेनिंग की और फिर पासिंग आउट के टाइम पर तमाम कैडेट्स को यूनिट एलोकेट्स होती हैं, यूनिट्स एलोकेट की जाती हैं कौन किस रेजिमेंट में जाएगा। तो मुझे इन्फेंट्री की एक यूनिट मिली जिसका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से। अच्छा सॉरी मैं इंटरफेयर कर रही हूँ। इन्फेंट्री के बारे में नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि इन्फेंट्री क्या होती है। ये इन्फेंट्री वो फौज है जो फ्रंट लाइन पर सबसे आगे महाज पर लड़ती है, ज़बरदस्त, जिसका काम दिफा करना भी है और जिसका काम अटैक करना भी है। ओके। तो कोई भी छोटे ऑपरेशन जो होते हैं, एम्बुश हो, रेड्स हो, जहाँ पे जो घात बोलते हैं वो करें या हमला करें या किसी हमले को आप दिफा करें, ये फ्रंट लाइन पे आर्मी की यूनिट्स इन्फेंट्री कहलाती हैं। अच्छा, इसे प्यादा फौज भी कहते हैं। तो ये 33 साल आपके यादगार दिन थे या मुश्किल तरीन दिन थे आपकी ज़िंदगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत दौर था और हमें आज भी याद आता है क्योंकि जितना सख्त टाइम गुजरा हो लाइफ में वो बाद में बहुत ज़्यादा याद आता है। अच्छा। और ख़ासकर हमारे जो ट्रेनिंग का टाइम था उसमें हमारे कोलीग्स हमारे साथ थे, उनके साथ बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। फिर इसी तरह यंग एज की लाइफ में जब हम लेफ्टिनेंट थे, कैप्टन थे, मेजर थे, उस वक्त का टाइम बहुत से ऑपरेशन में हिस्सा लिया, बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशन में गए हम लोग, बहुत से सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन कौन सा था आपके लिए? चैलेंजिंग ऑपरेशन तो यूँ तो सभी हैं, लेकिन ज़्यादातर जिसको मैं ग्रेट करूँगा वो था ऑपरेशन अलमीज़ान में। अच्छा। जिसमें हमारे सामने जो दुश्मन था वो हमें पता नहीं था कौन है। ओके। तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं गाड़ियों में, ये तो और मालूम नहीं इनमें से दहशतगर्द कौन है, अपने लोग कौन है। ये तो वाकई भी बहुत चैलेंजिंग था जब आपको पता ना हो कि दुश्मन कौन सा है, क्या पता उस दुश्मन में दोस्त ना छुपा हो हमारा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारे नाज़रीन ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि 1965 की जंग में आखिर हुआ क्या था, अगर ये आप कंसाइजली हमारे नाज़रीन को बता सकें। जी, मैं उसका थोड़ा पस मंज़र आपको बताता हूँ कि 1965 की जंग ऐसे ही नहीं कि एक दिन में शुरू हो गई। इसकी हिस्ट्री तो हमारी वसी है, 14 अगस्त 1947 से शुरू होती है, बल्कि उससे पहले से कि जब दो कौमी नज़रिया पेश किया गया और जिसके बेस पर हमने पाकिस्तान एक अलहदा से मुमलकत हासिल की, जो जिसका मतलब एक नारा बड़ा मशहूर हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये अल्लाह के नाम पे लिया गया और अल्लाह के नाम पर इंशाल्लाह चलेगा। तो उस चीज़ को हमारे दुश्मन ने आज तक जहनी तौर पर उसको माना नहीं कि ये कौम हमसे अलहदा हो गई या ये एक हिस्सा हिंदुस्तान से अलहदा होकर एक अलहदा वतन बन गया और इतना मजबूत वतन बन गया। तो उन्होंने इस चीज़ को आज तक नहीं माना और उसका नतीजा था कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 1948 में उन्होंने कश्मीर पर हमला किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुजाहिदीन ने, कश्मीर के लोगों ने उसको रिपल्स किया और काफ़ी इलाका वापस रीगेन भी किया। इसी तरह 1956 में दोबारा इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई। फिर 65 की जंग से पहले अप्रैल सन 1965 में रन ऑफ कच्छ में काफ़ी लड़ाई हुई, जिसमें पहले इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने उनको पसपा किया। फिर उन्होंने ये जो स्कर्दू है इसकी तरफ और फिर कश्मीर में छम जोड़ियाँ पर अटैक किए, वो भी रिपल्स हुए।
फिर यूके गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और बताया कि नहीं, अब ये रन ऑफ कच्छ वाला मामला हम बाद में कमीशन बनाएंगे, इसको हल कर लेंगे, जंगबंदी करें, ख़त्म हो गया। लेकिन इंडिया के पास चूँकि उस वक्त ये 1962 में चाइना से इनकी जंग हो चुकी थी और इनको चूँकि बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी, तो जितने भी नॉन मुस्लिम लॉबीज़ थी जिसमें USA, रशिया, इन तमाम ने इंडिया को भरपूर हम सपोर्ट किया और उन्होंने इनको दिल भर के वेपन्स प्रोवाइड किए, एमुनिशन दिया। इनके पास बहुत सारा स्टॉक जमा हो गया। तो उस वक्त दूसरे ममालिक के पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात, रशिया से, अमेरिका से, चूँकि जो ज़ियोनिस्ट लॉबीज़ हैं वो कभी भी मुस्लिम ममालिक को इस तरह सपोर्ट नहीं करती। तो उन्होंने देखा कि एक हिंदू कंट्री एक मुस्लिम कंट्री के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो उससे पहले उन्होंने उसको बहुत सारे वेपन्स दे दिए थे। जी हाँ। उनके पास वो जो स्टॉक जमा था, तो उसका भी उन्हें ज़रूर था कि हम शायद इस हौसले के साथ अब पाकिस्तान के ऊपर हमला ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनके पास असला भी मौजूद था, तादाद में भी ज़्यादा थे, फिर भी वो जंग कैसे आ रहे और हमारे नौजवान कैसे माशाल्लाह से जीत गए। ये देखें, जंगें सिर्फ असले से नहीं लड़ी जाती। ज़बरदस्त। इकबाल ने कहा ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही। आप इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, जंग बदर में 313 मुसलमान थे और 1000 कुफार थे। तो मुसलमानों को अल्लाह की मदद हासिल थी, उनके पास जज्बा ईमानी था, जज्बा जिहाद था, उन्होंने वो जंग जीती। इसी तरह 1965 की जंग में जिन लोगों ने अयूब खान की वो तकरीर सुनी हो जिसमें उसने कहा कि हमारे दुश्मन को पता नहीं कि उसने किस कौम को ललकारा है, तो अयूब खान की तकरीर में एक ऐसा वलवला पैदा किया हमारी नेशन में कि न सिर्फ फ़ौज बल्कि तमाम नेशन, सिविलियन पॉपुलेशन, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, स्टूडेंट्स सब इकट्ठे होकर बॉर्डर की तरफ आना शुरू हो गए। लोगों ने अपने जेवरात दे दिए, अपना ब्लड डोनेट करने की पेशकश की। जो वेपन जिसके पास था वेपन लेके आ गया, जिनके पास वेपन नहीं थे वो डंडे लेके आ गए कि हम फौज के साथ खड़े हैं। अच्छा। तो अवाम का वो भरपूर साथ था और जज्बा ईमानी था फौज के अंदर। बिल्कुल, पाकिस्तानियों का जज्बा आज भी देख के दुश्मन के नाम इकट्ठे हो जाते हैं। फौज इकट्ठी हो तो कौन दुश्मन उनको शिकस्त दे सकता है। ठीक। तो ये उसका पस मंजर था। तो इंडिया ने उस वक्त ये अनाउंस किया, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके वजीरों ने, उनके जनरल्स ने, कि हम शाम का जो खाना है ना वो जिम खाना में खाएंगे, लाहौर जिम खाना में। और उन्होंने लाहौर पे हमला किया। लेकिन हमारे बहादुर सपूत, मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर शफकत ऐसे लोग थे जिन्होंने 72 घंटे तक बगैर कुछ खाए पिए एक एक कंपनी के साथ एक एक ब्रिगेड को BRB के पार रोके रखा। न सिर्फ रोके रखा बल्कि उनको पीछे की तरफ वापस भी धकेला। तो ये वो जज्बा था, वो कौम थी कि जिन्होंने यकजा होकर, आप देखें उस ज़माने में गुलकारों ने कितने अच्छे नगमे सुनाए, लिखने वालों ने वो नगमे लिखे, बगैर रिहर्सल के वो नगमे गाए गए। नूरजहां के नगमे, अनायत के, अमान के, सब ने, अजीज़ भट्टी के, हमारे बहुत मेहदी हसन के, ऐसे ऐसे मिली नगमे हैं कि आज भी आप सुने तो आपकी रूह के तारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक और सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है कि भारत की पाकिस्तान से आखिर कब बनेगी? क्या वो कभी भी नेगोशिएशंस के लिए राजी नहीं होगा, मज़ाकरात के लिए? इसी तरह से उनके साथ हमारी जंग चलती रहेगी? जी, मैंने आपको कहा जैसे कि बहुत सारे मामला इसमें अटके हुए हैं, जैसे कि कश्मीर का सबसे मेन मामला में जाएं तो हिंदू एक बहुत जहनी तंग नजरी है उनके अंदर। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम जो हैं वो अलग से एक वतन बनाएं, और वो बन गया, उन्हें वो चीज़ हजम तो हुई नहीं, ना ही कभी होगी। वो हमेशा से इस कोशिश में रहें कि जहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकें वो नुकसान पहुँचाएँ। और जब तक ये कश्मीर का मसला अलाइव है, जब कश्मीर का मसला हल हो जाए तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम परसेंट है मेरे ख्याल में। तो जब तक हिंदू की जहनीत, वो माइंडसेट मौजूद है ना, उस माइंडसेट की मौजूदगी में, और अब तो और भी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की गवर्नमेंट और जहनीत वहाँ पे आ चुकी है, तो अब तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और ये बताइएगा कि जैसे कि जब ये जंग हुई 1965 में, तो मुख्तलिफ अफवाज के मुख्तलिफ किरदार थे, जिसमें पाक फ़ज़ाइया भी शामिल थी, पाक फ़ौज भी शामिल थी। तो इनका किरदार, अगर आप इनका रोल कंसाइजली व्यूअर्स को बता सकें। जी देखें, जंग में हर फोर्स का, हर सिस्टर आर्म का अपना अपना रोल है। और पाक बहरिया भी इसमें थी। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 1965 की जंग में जैसे मैंने बताया कि आर्मी के साथ अवाम खड़ी थी, अवाम पूरी मुसल्लह अफवाज के साथ थी। और जब हम जंग की बात करते हैं, दिफा की बात करते हैं, सिर्फ आर्मी नहीं है, ये एक फ़ाइन कम्बिनेशन होता है फ़िज़ाइया का, बहरिया का, बर्री का।
इन तीनों फोर्सेस ने अपने अपने जगह पर रह के अपना अपना रोल अदा करना है। अगर ज़मीन पे आर्मी लड़ रही है तो फ़िज़ाई कवर जो है उसको फ़िज़ाइया प्रोवाइड करती है। इसी तरह जो हमारी समंदरों की निगहबानी है वो हमारी नेवी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करती है। 1965 में आपको याद होगा कि एम आलम साहब ने, जी हाँ, जबरदस्त रिकॉर्ड, उन्होंने एक मिनट में 5-6 जहाज गिराकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उससे एक दिन पहले 4 जहाज पाक फ़िज़ाइया ने गिराए। तो पाक फ़िज़ाइया ने वो काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए पाक आर्मी को बहुत फैसिलिटेशन हुई। उन्होंने बॉर्डर के साथ साथ पठानकोट, हलवाड़ा और ये तमाम उनके जो फ़िज़ाई अड्डे थे उनको तहस नहस कर दिया और उनकी वो जो कैपेबिलिटी थी फ्लाई करने की वो ख़त्म कर दी, तो जिसकी वजह से आर्मी को बहुत आसानी हुई। इसी तरह बहरिया ने समुद्रों की बहुत निगहबानी की। अनफॉर्चुनेट हमारी तो एक आप दोस्त थी जो बहुत डीप इंडिया के पास पहुंच चुकी थी, मगर वो एक समुद्री माइंस के लगने से तबाह हो गई। अल्लाह ताला उन तमाम शहीदों को बहुत आला मुकाम अता फरमाए। उन सब ने अपनी जान पर खेल कर उस नाजुक, बहरहाल ये तारीख तो बहुत वसी और अगर हम इस पे बात करने बैठे तो हमारा टाइम गुजर जाएगा। तो हमने कंसाइजली आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें रखने की कोशिश की है कि उस दिन हुआ क्या था और मुसल्लह अफवाज का किरदार क्या था, जिसमें पाक फ़िज़ाइया भी है, पाक बहरिया का भी रोल शामिल है। और जैसे कि सर ने एम आलम के रिकॉर्ड की बात की, वो ज़बरदस्त रिकॉर्ड जो कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो जब आप अपनी ड्यूटी पे थे, अब आपकी ज़रा हम फैमिली की तरफ आते हैं और उनसे पूछते हैं कि फ़ौजी की बीवी होना कैसा होता है। तो ये हम आपकी बीवी से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके भी टाइम का कि आप सर के साथ आई। तो जब सर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे थे पाक आर्मी में, तो आप ज़रा बताइए कि एक फ़ौजी की बीवी होना कैसा होता है? क्या आपको हर वक्त फ़ोन की घंटी का इंतज़ार होता था कि सर खैरियत से हैं, या क्या? अपने इमोशंस को ज़रा बयान कीजिएगा प्लीज़। फ़ौजी की बीवी होना एक थोड़ा मुश्किल भी है, आम बीवियों से हट के थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ये, क्योंकि जब ऑपरेशनल ड्यूटीज़ या दूसरे एक्सरसाइजेस पर जाते हैं तो अकेली फ़ौजी की जो बीवी है वो अकेली होती है। उसने अपने घर को हैंडल करना होता है, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना होता है। अगर पेरेंट्स घर पे हैं तो उनको भी लुक आफ्टर करना है। हस्बैंड यहाँ नहीं है, हस्बैंड कहीं और हैं दूर, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है, तो वो आपको खुद ही सब कुछ देखना है। तो वो मेरा ख्याल है उसको हर अपने हाल में मतलब मोल्ड होना पड़ता है जैसा भी है। तो तकरीबन कितने टाइम बाद आपकी कम्युनिकेशन होती थी सर से? जो हमारा टाइम था तो उस वक्त तो ये कम्युनिकेशन मीन्स तो बहुत टेलीफोन लाइंस इतना नहीं था, मीन्स बहुत लिमिटेड थी। अच्छा। तो हम लोगों की तो बात बहुत हफ्ते बाद या इस तरह बाद फ़ोन किया तो क्या फीलिंग्स होती थी आपकी? रोती तो नहीं थी आप? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होता था। बट ये कि जो यूनिट वाले होते हैं सारे होते हैं वो सब मिल के आपस में, यू हैव अ स्ट्रांग वाइफ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत। तो आपने डील कर लिया अपने बच्चों की परवरिश वगैरह, उनको स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना। अच्छा, बच्चों का क्या होता था? क्या सर ने जो है बच्चों के साथ ठीक से टाइम स्पेंड किया था या अपनी सर्विसेज की वजह से? बाहर ही गुजरता था क्योंकि इनके एक्सरसाइजेज एरिया इधर उधर जाना 2 मंथ्स के लिए भी होता था, 1 मंथ 2 मंथ्स 25 डेज इस तरह से था। तो मोस्टली पे ये कि हम लोग खुद ही लुक आफ्टर कर लेते। ठीक है, जैसे कि आप औरत हैं और इस चीज़ को मेरे ख्याल से बेहतर नमूने से समझ सकेंगी। अभी भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिसमें जो कि बहुत सारे अफराद वहाँ पे जो पाक फौज में थे वो शहीद हो चुके हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये तो जिनके साथ हुआ वो देखिए, हमने बहुत सारी फैमिलीज, जब हम लोग ये पन्नुआकल का भी आपका मैंने बताया था वहाँ थे, उस वक्त हालात काफ़ी टेंस थे। तो रोज़ाना ही तकरीबन आप समझ लें कि कोई ना कोई नमाज जनाजा पे जाना होता था जमील को। तो फिर ऐसा भी था कि मुझे भी उनके जाके फैमिली के साथ ताज़ियत करनी है कुछ जाता। तो वो आप मतलब शायद मैं बता ना सकूं कि बहुत मुश्किल है बिल्कुल। तो बहुत बुरे हाथ होते हैं। ये था कि वो औरतें चाहे जवान की मिसेज हो चाहे ऑफिसर की मिसेज हो, बहुत हिम्मत में होती थी, बहुत बहादुर होती थी। मतलब वो बहुत बहादुरी से अपनी बात करती थी, इसलिए कि उनको अल्लाह के बाद आर्मी की बहुत सपोर्ट थी। ठीक, तो आर्मी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है ऐसे, मतलब अगर जो शहादत का रुतबा पा जाए कुछ है, उनका बहुत ख्याल करती है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो जवान हो चाहे वो आर्मी से रिलेटेड कोई भी हो। जी हाँ, और ये हमारे मुआशरे और हमारी अफवाज के हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि हम यहाँ पे वो शहीद होने से डरते नहीं हैं। यहाँ पे मौत बहादुरी से वो उसमें आ जाते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है जी। और आप कुछ कहना चाहिए? बच्चों को भी आगे मतलब तैयार करती हैं। अगर डेथ हो गई है हस्बैंड की, वो कहती हैं बेटे तुम तैयार हो जाओ। बता रहे थे कि आपके बेटे भी पाक आर्मी फौज को, मेरा बेटा भी माशाल्लाह मेजर है, और वो अपने बच्चे को तैयार करती है कि तुमने पढ़ो, अच्छा पढ़ो, तुम मेहनत करो, तुम अपने बाबा की तरह से फौज ज्वाइन करोगे। तो अभी जैसे आपके बेटे ने फौज ज्वाइन की तो आप भी बिल्कुल बाहिम्मत थी, कोई ऐसे टेंशन वेंशन नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने बाबा की यूनिट ज्वाइन की है उसने, पेरेंटल यूनिट जी।
तो कोई मसला नहीं हुआ? मेरे तो तीनों बेटे जाने को तैयार थे। अच्छा, तो आपने एक ही को इजाजत दी? दोनों इंटरेस्टेड थे दूसरे? बाकी दूसरी फील्ड में चले जाएंगे। हाँ, बड़े मुश्किल हालात में रहा है, कश्मीर में भी रहा है, नडाला वाना में रहा है, और ये वाना या साउथ, वो मैंने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा। तो अच्छा, अभी तो आप दोनों का फिर वक्त थोड़ा सा मुश्किल गुजरता होगा, जैसे कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आप भी उनका वैसे इंतजार करते जैसे कि आपका पहले किया जाता था? क्या ऐसी कोई टेंशन होती है घर में? ये ऐसे नाजुक लम्हात हैं कि वाना की सिचुएशन या वो जो भी वार ऑपरेशन या थिएटर है उसकी सिचुएशन बड़ी गंभीर है। किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है। मेरे बेटे के साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए। अच्छा। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ही प्रोटेक्ट करने वाला है और अल्लाह ही शहादत कर, बिल्कुल, अल्लाह सबकी फैमिलीज को खैरियत से रखे। जी जी। बहुत से औकात में ऐसा होता है कि फ़ोन की घंटी बजी और आपका दिल धड़कता है कि अल्लाह खैर जी, क्योंकि वहाँ से जब भी कोई ऐसी खबर आएगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली होगी। वाना में उसको हालात बहुत टेंस थे। अच्छा जी, जब मेरा खैर अल्लाह आप दोनों को हिम्मत दे और आपके बेटे को सलामत रखे, बल्कि तमाम शोहदा की फैमिलीज को सलाम, तमाम शोहदा को सलाम, तमाम शोहदा के रिश्तों को सलाम। अच्छा, जैसे सर हम वॉर के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल वॉर और प्रॉक्सी वॉर में क्या डिफरेंस है, और जहाँ तक प्रॉक्सी वॉर की बात है तो उसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती है? बल्कि सबसे पहले समझाइएगा कि कन्वेंशनल वॉर और प्रॉक्सी वॉर है क्या, और फिर इसमें वॉर ऑफ टेरर का भी जिक्र जरूर कीजिएगा। जो सदियों से मुमालिक एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि एक डिफाइंड बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर के एक तरफ एक दुश्मन है और बॉर्डर के दूसरी पार्टी है। अगर इस तरफ हम लोग हैं तो दूसरी तरफ हमारा दुश्मन है। हमें बहुत क्लैरिटी है कि इस लाइन से आगे जो भी आदमी है वो हमारा दुश्मन है। तो उसमें दुश्मन की आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इजी। और आप लोग एक बॉडी ऑफ यूनिट के तौर पर, एक ब्रिगेड के तौर पर, डिवीजन के तौर पर जहाँ भी जंग करते हैं, एक क्लियर दुश्मन आपके सामने है। लेकिन प्रॉक्सी वॉर में, गोरिल्ला वॉरफेयर में, ये जो 5 जनरेशन वॉरफेयर में और टेररिज्म में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो दुश्मन है ना वो आइडेंटिफाइड नहीं है। आप पॉलिसी मेकिंग में उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइंडसेट में कि कौन हो सकता है, लेकिन फिजिकली सामने जब आप अभी यहाँ से निकलें गुलशन इकबाल में रोड पे ट्रैवल करें, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का भी कोई अमल दखल है? जी, मैं आता हूँ उस पर, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। जी जी। तो ये जो गोरिल्ला प्रॉक्सी वॉर है, इसमें आपको मालूम नहीं है कि दुश्मन आपका कौन है। आप चल रहे हैं, आपके सामने जो भी शख्स है वो आपका दोस्त है, दुश्मन इसका मालूम नहीं है। तो पाकिस्तान ने ये 20 साल गुजारे हैं 2001 9/11 के इंसिडेंट से लेके आज तक, और बहुत मुश्किल हालात देखें। इसमें तकरीबन 70,000 कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान की हुई हैं। 70,000 बहुत बड़ा फिगर है। जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने इस वॉर में दी शायद किसी और मुल्क ने नहीं दी। तो प्रॉक्सी वॉर को समझने के लिए आप ऐसा समझ लें कि आपके सामने दुश्मन नहीं है और आपने उसको किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जबकि दूसरी वॉर में आपको दुश्मन का पता है, उसके मूव पे आप नज़र रख सकते हैं, आप उसकी हरकत के मुताबिक एक रिएक्शन कर सकते हैं। जबकि इसमें जब काम हो जाता है, एक इंसाने हो जाता है, तो तब पता चलता है कि हमारा दुश्मन था। ठीक, सही। तो वॉर ऑफ टेरर के बारे में बताइएगा कि वॉर ऑफ टेरर क्या अमल दखल है, और जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की बात की तो वो भी इसमें शामिल कीजिएगा। ये प्रॉक्सी वॉर का एक हिस्सा है। प्रॉक्सी की डिफरेंट काइंड्स हैं कि आप टेररिज्म फैलाते हैं, एक लोगों को हरासमेंट देते हैं ताकि मेंटली उस कौम को, उस ग्रोह को आप मफलूज कर दें, उनके अंदर इतना खौफ पैदा कर दें कि वो घरों में बैठ जाएं। आपने देखा कि हम सब इस दौर से गुजरे जब मसाजिद में हमले हो रहे थे, मसाजिद में बॉम्ब ब्लास्ट फटते थे, चलती बसेस में बॉम्ब धमाके होते थे, स्कूल पे हमले होते थे, फायरिंग के जरिए। पेशावर का इंसिडेंट आपके सामने, और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं पिछले 20 सालों में। तो ये वॉर ऑफ टेररिज्म जो है या वॉर ऑफ टेरर, इसके अंदर लड़ना इंतहाई मुश्किल काम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने बहुत खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया और आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन को धकेल कर हमारे अपने बॉर्डर से बाहर किया। अच्छा, तो सर आखिर में आप डिफेंस डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? जी, मैं डिफेंस डे के हवाले से वॉइस ऑफ नेशन के ज़रिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम सबको यूनाइट होकर, फ़ौज को और हमारी कौम को इकट्ठे होकर अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर का दुश्मन हो या वॉर ऑफ टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर का दुश्मन हो। जो दुश्मन हमारे अंदर हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, उन्हें हमने आइडेंटिफाई करना है और राइट लोगों को बताना है कि ये कौन लोग हैं। इसी तरह हमने अपना जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको याद रखना है कि हमने इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह दुनिया में एक मुकाम दिलाना है और किसी भी सूरत में किसी दुश्मन की जारियत को कबूल नहीं करना है। उसके लिए हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर शख्स को,
हर शख्स को फ़ौज के साथ खड़े होना है, और आप हैं तो फ़ौज है। अगर नेशन फ़ौज के साथ है तो कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। और अगर नेशन और फ़ौज में डिवाइड हो जाए तो फिर यकीन जानिए कि ना ये मुल्क होगा ना ये लोग होंगे। हमारी इज़्ज़त, हमारा सुकून इसी मुल्क से है। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है तो यूनाइट होकर, मिलकर, इकट्ठे होकर काम करना। यही जज्बा है जो आज भी दुश्मन की टांगें काम जाती हैं। तो मैडम, आप डिफेंस डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम शोहदा की फैमिलीज़ को? अल्लाह ताला हमारे मुल्क की और मुसल्लह फ़ौज की हिफाजत करे। सर, एक और मज़ीद सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या सिर्फ हथियारों के ज़रिए मुल्क की हिफाजत की जाती है? जैसे जो हमारे नौजवान हैं, जो दूसरे अफराद हैं, मुख्तलिफ शोबों में हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो अपनी मुल्क की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, मुल्क की हिफाजत, क्या मुल्क की हिफाजत करने के लिए फ़ौजी बनना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर आदमी को अपने शोबे में ईमानदारी से काम करके ज़बरदस्त पाकिस्तान को प्रमोट करना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हमने तरक्की करनी है। और वो कैसे करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइंटिस्ट है तो वो फ़ौज के लिए टैंक भी बनाता है, एमुनिशन बनाता है, असला बनाता है। डॉक्टर्स है तो वो बीमारियों के अगेंस्ट दवाइयों को देखेगा, बीमारों का इलाज करता है। एक सेहतमंद कौम सेहतमंद फ्यूचर की ज़मानत है। इसी तरह जो लिखने वाले हैं वो अवाम में, वो कौम में शऊर पैदा करते हैं, एक आगाही देते हैं, एक जज्बा पैदा करते हैं। इसी तरह किसी भी फील्ड में आप देख लें, हम अपना काम ईमानदारी से करें और उस शोबे को तरक्की दें। इनफैक्ट हम पाकिस्तान को, और इसकी मिसाल 1965 की जंग से भी हमें मिल सकती है कि किस तरह से सिंगर्स ने कुछ ऐसे गाने प्रोड्यूस किए जिन्होंने एक बाकायदा असर रखा, और हमने देखा कि हर किसी ने अपना रोल प्ले किया वहाँ पे। जी, उसमें तो उसकी मिसाल आज तक कहीं मिली नहीं, जहाँ लोगों ने उसी दिन नगमे लिखे और गुलकारों ने बगैर रिहर्सल के वो गाए, और ऐसे गाए कि आज तक लोगों के दिलों में काम किया, अपना रोल प्ले किया उन्होंने, जो कि बहुत ज़रूरी और ईमानदारी के साथ किया। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि हम जज्बे और जोश की बात कर रहे थे, तो जोश और जज्बा आज भी हम पाकिस्तानियों को देख के दुश्मन की टांगें ऐसे ही कामती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।